बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के पस पर्दा राब्ते हो रहे हैं, और ये राब्ते कहाँ तक पहुँचे हैं, डेवलपमेंट क्या है, बात रुकी कहाँ हुई है, बात अटकी कहाँ हुई है, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ आज दूंगा। और पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब के भी राब्ते हैं। तो अब ये बात कहाँ उलझी है, ये बात कहाँ रुकी है, इस पे भी बात करेंगे। एक और जस्टिस मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ये क्यों मुस्ताफ़ी हुए हैं? पाकिस्तानियों का और अफ़गानियों का अमेरिका में दाखिला बंद हो रहा है। ये बहुत बड़ी ख़बर है, इस पर भी बात करेंगे। और अरशद शरीफ केस भी खुल रहा है, इस पे भी बात करेंगे। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं। अल्लाह के करम और आपके ताउन से 100 मसाजिद में 29 रमज़ानुल मुबारक तक वाटर प्रोजेक्ट लगाने हैं, जो बेआब इलाकों की मस्जिदें हैं। हमारा राशन प्रोजेक्ट भी शुरू है, ईद के कपड़े और जूते यतीम बच्चे और बच्चियों के लिए वो भी है, और इफ्तार डिनर भी शुरू है। और ये सारी चीज़ें आपके साथ में वीडियोस भी शेयर कर रहा हूँ, और यह नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, और उन प्यासों को पानी पिलाइए जो प्यासे जोड़ों का पानी पी रहे हैं। उनके बच्चे भी अपने बच्चों की खैर व बरकत और उनकी तरक्की के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। आ जाइए जनाब, सबसे पहले तो मैं इसी पे बात करूँगा कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते। लेकिन उससे भी पहले मरीम नवाज़ साहबा ने मेयो हॉस्पिटल का दौरा किया है, और उसमें जो मरीज़ थे या जो मरीज़ों के साथ अटेंडेंट्स थे, उन्होंने जनाब शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। तो फिर मरीम नवाज़ साहबा ने वहाँ का जो एमएस था, उस एमएस को टर्मिनेट कर दिया है, और साथ ये भी कहा है कि तुम शुक्र करो कि मैंने तुम्हें गिरफ़्तार करने का आर्डर नहीं दिया। ठीक है। अरशद शरीफ केस भी खुल रहा है भाई। अरशद शरीफ केस की जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है, और वो कल से समाअत कर रहा है। फैसल वाडा साहब ने कहा है कि अरशद शरीफ से केस खुले तो फिर उसके बाद बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ उसमें आने वाले हैं शिकंजे में। आप देखते हैं कि ये मगरमच्छ कौन है और किस तरीके से वो आने वाले हैं और किस तरीके से वो आ रहे हैं। खैर, वो दहशतगर्द भी पेश हो गया है अमेरिका की वर्जीनिया अदालत में, और वो अब उनको तो इनिशियल पेशी पे पेश किया गया है, जो कि पाकिस्तान का बड़ा शुक्र अदा किया गया है, शुक्रिया अदा किया गया है। ट्रंप ने भी, और उनके जो कौमी सलामती के मुशीर हैं, उन्होंने हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब को फ़ोन करके भी शुक्रिया अदा किया है। और CIA के डायरेक्टर ने भी कहा है कि हमने पाकिस्तान को कहा था, या उनके इंटेलिजेंस चीफ़ को, कि अगर आपने ट्रंप के साथ बेहतर तल्लुकात रखने हैं तो फिर आपको इस बंदे को पकड़ के हमारे हवाले करना होगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर एक दहशतगर्द को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया है तो फिर डेफिनेटली वहाँ भी को हमने मुल्कों के साथ बिगाड़ना तो नहीं है, कोई नहीं बिगाड़नी, हमने तो बना के रखनी है। और वैसे भी ये क्या है कि दहशतगर्द को अगर उनके हवाले किया, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते, और ये राब्ते कहाँ पहुँचे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि ये राब्ते बंद हो गए हैं। सर, ये राब्ते बिल्कुल बंद नहीं हो रहे। मैं पूरी मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मुझे बहुत ही अथेंटिक सोर्स ने बताया है, ये राब्ते बंद नहीं हुए। ठीक है, ये राब्ते जारी व सारी हैं। ये राब्ते मुख्तलिफ़ जगहों से और मुख्तलिफ़ मकामात से और मुख्तलिफ़ शख्सियात के ज़रिए हो रहे हैं। जो बिल्कुल रीसेंट राब्ते हैं, पीटीआई की तरफ से 2 लोग, एक बैरिस्टर गौहर साहब और एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब। ये अब आज भी अभी इस वीडियो से पहले वो एक मैं ख़बर पढ़ रहा था कि इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में रहनुमाओं को मुलाकात के लिए बुला लिया है। अब कल कोई और ख़बर भी आ जाएगी इस पर, और उसी सिलसिले में सलाह मशवरा हो रहा है। ये उधर से उनका पैगाम लेके या उनकी जो डेवलपमेंट होती है उनके साथ गुफ्तगू की ये जाते हैं, उधर से फिर नई बातें ले आते हैं। अब ये राब्ते काफ़ी अरसे से हैं, काफ़ी अरसे से शुरू हैं, और सबको पता है कि इमरान ख़ान को रिलीफ़ किसने देना है। ना इस हुकूमत ने उनका कुछ बिगाड़ सकी है, और ना ही ये हुकूमत रिलीफ़ दे सकेगी। लेकिन एक बात मैं आपको वैसे बता दूं, बहुत सारे हमारे दोस्त
जिनमें बहुत सारे सहाफ़ी भी शामिल थे और मेरी राय मुख्तलिफ थी। कुछ चंद दिन पहले इकट्ठे हुए तो उस वक़्त भी मैंने कहा जी मैंने आपको कहा था, बहुत सारे लोग कहते थे कि जनाब ये तो हाफ़िज़ साहब ये तो कोई कमज़ोर हैं, ये तो फ़लाँ हैं वो हैं। मैं उनको कहता था कि आपको ये लग समझ जाएगी सारों को कि हाफ़िज़ साहब कमज़ोर हैं या हाफ़िज़ साहब ताकतवर हैं। तो सबको पता चला और मुझे कह रहे थे कि नकवी साहब आप ठीक कह रहे थे, और बिल्कुल यही बात है कि जी हाफ़िज़ साहब कमज़ोर नहीं ताकतवर तरीन है। ऐसा इस्टेब्लिशमेंट ने तो शिकंजा कभी कसा ही नहीं था कि जो अब कसा है शिकंजा, किस तरीके से, चाहे वो अदलिया हो या चाहे वो मीडिया हो या चाहे वो कोई हो, ब्यूरोक्रेसी हो या चाहे वो उनका अपना इदारा हो, ठीक करके शिकंजा कसा है। खैर आ जाइए इस अपनी असल मुद्दे पर। ये दो लोग मुसलसल मुज़ाकरात कर रहे हैं भाई, और इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बात कहाँ उलझी है, बात कहाँ अटकी है, रुकी कहाँ है बात। अब इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई है, ठीक है, ये बहुत बड़ी सज़ा है। दूसरी बात यह है कि ये सज़ा अब इतनी आसानी से सस्पेंड नहीं होगी, ये सज़ा इतनी आसानी से बेल नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि ये सज़ा अब अगर हाई कोर्ट से मेरिट पर भी इसका केस लगता है तो लगते लगते भी 2-2.5 साल गुजर जाएंगे, 2.5 साल 3 साल गुजर जाएंगे, ठीक है ना। यही वो लम्हा है, यही वो तरीका है, यही वो मोड़ था कि जिसका एस्टेब्लिशमेंट को इंतज़ार था कि यही वो लम्हा तो हमारे हाथ में आए। अब दो बातें हैं, एक तो ये केस इतना मेरिट पे हुआ है, यही जो 190 मिलियन पाउंड वाला इतना, क्योंकि ये जो लीगल फ्रेटर्निटी से मैंने ख़ुद भी बात की है, बहुत सारे लीगल माइंड से भी, मैं ख़ुद भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, बाकी लोगों से बहुत सारों से बात की है, तो कहते हैं ये केस बहुत मेरिट पे, यही तो केस है कि जिसका इंतज़ार था इस्टेब्लिशमेंट को। उनके हाथ में बहुत बड़ा टूल आ गया है। अब आप इसको बारगेनिंग टूल कह लें, पीटीआई वाले इसको ब्लैकमेलिंग टूल कह लें, इसको कोई टूल भी कह लें, लेकिन उनके हाथ में एक बहुत बड़ा केस आ गया है, केस का फैसला आ गया है कि जो इमरान खान साहब के लिए परेशान कौन है। अब 14 साल तो हर बंदा कहेगा कि यार ये तो नहीं है कि 14 साल वो जेल में रहेगा, ऐसा तो नहीं है, तकरीबन नामुमकिन ही है। लेकिन अगर वो जेल से बाहर आएगा तो वो किसी डील के नतीजे में आएगा, और बात जहाँ अटकी है, जहाँ पे रुकी है बात, जहाँ पे एक स्टेलमेट की कैफियत है, वो ये है कि जी इमरान खान को कहो कि 2-2.5 साल चुप करके बैठ जाओ। आपको बनीगाला बैठना है, आपको ज़मान पार्क बैठना है, आपको नथिया गली बैठना है, आपको सीएम हाउस खैबर पख्तूनख्वा बैठना है, जिधर भी ना कोई मुलाकातें, ना कोई इधर उधर की चूचरा, ना कोई इंटरव्यूज़, ना कोई पॉडकास्ट, ना कोई सोशल मीडिया, ना कहीं किसी, ना कोई सियासी मुलाकातें। हाँ, आपके अपने जो रिश्तेदार हैं वो अगर आपसे मिलना चाहें तो बेशक, लेकिन वो भी बाहर आके किसी किस्म का सियासी बयान नहीं देंगे किसी के, वो प्योर आपकी अपनी फैमिली की मुलाकातें होंगी। बेशक पिंकी पीरनी भी आपके साथ रहे, फिर ना कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए कि जी वो हमें मुलाकात नहीं करने देते, ना कोई खाने पीने के लिए, ना कोई इलेक्ट्रिक ब्रश, ना ये वो, एक्सरसाइज भी करो, खाओ पियो, मज़े उड़ाओ, चुप करके रहो, आपने चूँ नहीं करनी, किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करनी। अब ये वो गारंटी कोई चाह रहे हैं और वो गारंटी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। माशाअल्लाह खान साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी अपने रहनुमाओं की नज़र में ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो खुद चूँकि वही वाले रहनुमा, क्योंकि वो ये भी गारंटी आप वो मांग रहे हैं, या वो उनको भी यही गारंटी चाहिए कि ये हमें भी तंग न करे। रोज़ ये किसी को ना कहे कि अली अमीन गंडापुर को बुला के कहे कि निकलो यहाँ से और इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो, ये वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। और उनको किसी किस्म का वो भी तंग न करे, यहाँ पे ये करो और उनको डिक्टेट करे, ये नहीं करो, नहीं, बिल्कुल अलग थलग अलूफ हो के रहे, बिल्कुल सेपरेशन में रहे, पूरा सियासत को खैर बाद कह के रहे, और चुप करके मुंह पे टेप लगा के, चुप करके सियासी टेप, ठीक है, और बाकी जो है ना आराम से बैठे। अगर ये कोई गारंटी देने के, यहाँ बात उलझी हुई है, यहाँ बात अटकी हुई है कि जी वो कहता है मेरा तो सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल टूल है और ये तो मुझे कोई साजिश के तहत साइड लाइन पे कर रहे हैं, ये तो मैं माइनस हो जाऊँगा, ये तो ये हो जाएगा, वो हो जाए। खैर अब यहाँ है, अब उसके बाद आगे क्या होता है, आगे उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। अब साथ ही आ जाएं कि पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब की बात, ये कहाँ उलझी है,
ये भी तो कोई मामला है ना, ठीक है ना। और ये भी वहाँ पे पीटीआई वाले जा रहे हैं, आ रहे हैं, रोज़ ही मामलात। अब जुनैद अकबर साहब का आज भी मैं बयान देख रहा था कि मौलाना साहब को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमसे हैं, हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना साहब से हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, और हम कोशिश करेंगे कि मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात जो हैं वो भी दूर करें। मुज़ाकरात जो होते हैं, दो तरह की बातें होती हैं। ये मुज़ाकरात ख़ास तौर पे जब सियासी मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें ख़दशात, गिले शिकवे तो किए जाते हैं, लेकिन उनको एज अ कंडीशन नहीं रखा जाता। कंडीशन कुछ और होती हैं, कुछ ले कुछ दे। और पीटीआई है इस पोजीशन में लेने और देने की। और मैंने कहा है कि मौलाना साहब को खैबर पख्तूनख्वा की सियासत ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि उनका वो बेस वही है, उनका वो बेस है, उनका वो मजबूत कला है, उनका वो मजबूत ग्राउंड है, उनकी वो मजबूत स्टैंडिंग है। अगर वो स्टैंडिंग वो कमज़ोर होगी तो डेफिनेटली, और पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो दे सकती है। लेकिन शायद अब वैसे तो इमरान खान साहब ने भी मौलाना साहब के पैगाम भेजा है, और पीटीआई ये चाह रही है कि हमारे एहतजाज में, हुकूमत को परेशान करने में हमारे सबसे ज़्यादा ताकत तब पड़ेगी कि जब मौलाना फजल रहमान साहब हमारे एहतजाज में शामिल होंगे। और मौलाना साहब शामिल नहीं हो रहा है। वैसे मुझे पिछले दिनों से कितने लोगों ने मैसेज किया है, और मैं मौलाना साहब की खिदमत में रखना चाहता हूँ, और मौलाना साहब से सवाल किया है कि सर, ये तो आपको, आपके लिए बहुत सारी गलीज़ ज़बान और मुग़ल्लज़ात और पता नहीं क्या क्या कहता रहा, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आप इमरान खान को, वो तो उनका तो ये भी नहीं है ना कि वो निकल के फिर कहेंगे, ठीक हो गया। और इमरान खान को आप कब से यहूदी एजेंट कह रहे थे, और कह रहे थे कि मेरे पास इसके सबूत हैं, और साथ ये कह रहे थे कि मेरे पास पाकिस्तान की एजेंसियों के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आप इमरान खान को यहूदी एजेंट क्यों कहते हैं। तो मैंने कहा मैं कहता हूँ यहूदी एजेंट, और इसके इस तरह की आदात हैं और इस तरह के इसके तरीके हैं, क्यों मैं को गलत कहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको बताने आए हैं कि आप गलत नहीं कहते, आप बिल्कुल उसको ठीक कहते हैं। यहूदी एजेंट वो यहूदी एजेंट है, और यही सच है, और यही हमारे पास सबूत हैं। हमारे पास भी जो इतलात हैं वो यही हैं कि वो यहूदी एजेंट हैं। तो अब उन बंदों का सवाल है मौलाना साहब से कि जी, हमारा सवाल मौलाना साहब से इंतहाई अदब से करें कि अब ये जो आपके पास बार बार मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं और आप बार बार इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो सर अपनी पोजीशन क्लियर करें, ये बताएं कि वो अभी तक भी यहूदी एजेंट हैं या नहीं हैं। तो खैर, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन था, मैंने कहा मैं मौलाना साहब तक पहुँचा दूँ। तो बात इधर ही उलझी है, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात और कुछ लेना और कुछ देना, ठीक है ना। और तहफ़्फ़ुज़ात तो वो आपको पता है कि जनाब वो उनको, उनसे तो कोई गारंटी नहीं मांग सकता कि आप फिर जो है ना, लेकिन अगर ये वाली गारंटी हो तो फिर इस हवाले से, लेकिन उस गारंटी में कुछ चीज़ें मुश्किल भी हैं। हाँ, ठीक हो गया ना, उसमें कुछ मुश्किल चीज़ें भी हैं कि वो मुश्किल चीज़ें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को कबूल नहीं है। बस ये मैं इतना सा कहूँगा। एक जस्टिस साहब आज फिर मुस्ताफ़ी हो गए हैं भाई, और वो जस्टिस साहब हैं जनाब जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हैं। वो रावलपिंडी बेंच में बैठते थे, और जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब, और जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने लिखा है अपने रिज़ाइन में ड्यू टू पर्सनल रीज़न, ठीक हो गया, अपना डोमेस्टिक पर्सनल रीज़न की वजह से, इंडिविजुअल रीज़न्स की वजह से वो मुस्ताफ़ी हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि जनाब मेरी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर मैं मुस्ताफ़ी हुआ हूँ। अपने केसेस भी गिनवाए कि मैं तकरीबन कोई 40,000 केसेस मैंने डिस्पोज ऑफ किए, इनके फ़ैसले किए। काबिल जज थे, ग़ालिबन 19वें नंबर पे उनकी सीनियरिटी लिस्ट पे थे, और नो डाउट वो चीफ़ जस्टिस भी बनते शायद लाहौर हाई कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट में भी आते, क्योंकि वो 2033 तक 2033 तक उन्होंने रहना था। अब मुस्ताफ़ी हुए, वैसे तो उन्होंने लिखा कि जी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पे। कुछ अर्सा पहले वो जस्टिस शाहिद जमील साहब भी मुस्ताफ़ी हो गए थे, और उन्होंने लिखा कि ज़ाती वजूहात की बुनियाद पे जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़ ने। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और बाकी वकला बड़े हैरान हैं। अच्छा चले, मैं कहता हूँ कि ज़ाती ना सही, कोई दूसरी वजूहात होंगी, हो सकता है उनको कोई रिजर्वेशंस हों, हो सकता है उनको किसी इदारों से रिजर्वेशंस हों, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही असूली फ़ैसला करना चाहिए कि जब आप कुछ न कर सकें तो फिर आप साजिश का हिस्सा न बने, फिर आप पार्ट ऑफ प्रॉब्लम न बने, फिर आप रोड़े ना अटकाएं, फिर आप टांगे शांगे ना मारें, फिर आप सीधा सीधा रिज़ाइन करें।
तो इससे मैं समझता हूँ कि एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए मुअज़्ज़ज़ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को, मुअज़्ज़ज़ जस्टिस सैयद अपना मुनीब अख्तर साहब को, और मुअज़्ज़ज़ जस्टिस जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, या इस तरह के जो दूसरे हैं उनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि अगर रिजर्वेशन हो तो फिर न ख़त लिखे जाने चाहिए और न प्रोटेस्ट करना चाहिए और न पार्ट ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए और न रोज़ न फड्डा होना चाहिए, न फाइलों को उठा उठा के मारना चाहिए, फिर सीधा सीधा रिज़ाइन करके जैसे जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब घर चले गए इसी तरह से माशाल्लाह घर चले जाना चाहिए। और पाकिस्तान और अफ़गान शहरियों का अमेरिका में दाखिला बंद हो रहा है भाई, और ये हो सकता है, कुछ बता रहे हैं कि ये इस महीने की मिड तक वो दाखिला बंद हो जाए। और उसकी वजह कि ट्रंप ने 20 जनवरी को एक हुक्मनामा, ट्रंप का ये है कि जो वो कहता है उसको परसू भी करता है, और एक हुक्मनामा जारी किया था और उन्होंने कहा कि वो कंट्रीज़ की लिस्ट दी जाए, वो कंट्रीज़ बताए जाएं कि जो कंट्रीज़ अपने सिक्योरिटी मामलात या वो जिनकी स्क्रूटनी कमज़ोर है एयरपोर्ट्स पे वगैरह वगैरह, और वो वैसे ही उधर से खिसक के लोग आ जाते हैं, तो बताया गया कुछ मुल्कों के बारे में, और उसमें सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो ये बहुत सारे, अब अफ़गानिस्तान में जिन अफ़गानियों को जो अमेरिकन के वफ़ादार थे उनको वीज़ा मिला हुआ था, उनका भी जाना ख़तरे में पड़ गया है और वो भी बंद हो गया, उनका कंप्लीट दाखिला बंद हो गया है। पाकिस्तानियों को भी इसी तरह से बंद हो जाएगा कंप्लीट दाखिला, और इस महीने की मिड तक, और हो सकता है उस पर अमल दरामद होना शुरू भी हो गया हो। अब असल में मसला ये है कि हम दूसरों को कोसने लगते हैं, हम अपने गिरबान में नहीं झांकते। यहाँ हम वो मुल्क हैं कि जहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि कोई 51 लोग FIA वाले मुअत्तल या टर्मिनेट हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने ह्यूमन स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को, जो ये इंसानी स्मगलिंग होती है, इनको फैसिलिटेट किया, इंसानी स्मगलर को फैसिलिटेट किया, इंसानी स्मगलर्स को उन्होंने सहूलतकारी की और बाहर जाने दिया, और बाकी जिनको लेके जा रहे थे उनको भी। तो जब हमारा ये आलम होगा भाई, यहाँ हर रोज़ कोई न कोई गैर कानूनी एक्टिविटीज़ पर पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं, अमेरिका से, बरतानिया से, मिडल ईस्ट से, ये कोई चोरी चकारी में, कोई किसी और गैर कानूनी हरकत में वो डिपोर्ट हो रहे हैं, इसी तरीके गैर कानूनी तौर पे रहने पे डिपोर्ट हो रहे हैं। इधर कितने लोग हैं जो भिखारी डिपोर्ट हो रहे हैं। सऊदी अरब ने यहाँ तक कह दिया कि अगर भिखारियों को कंट्रोल न किया तो फिर हम अपना ये जो वीज़ा है हज के लिए और उम्रा के लिए आपका ये भी बंद कर देंगे। मिडल ईस्ट वाले जो UAE है, जो कतर है, वो इस चीज़ से तंग है। उर्दून में मुझे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कहते हैं कि नकवी साहब, हम यहाँ से निकलते हैं नमाज पढ़ के मस्जिद से, और आगे यही पाकिस्तानी भिखारी, औरत, ख़वातीन, मर्द, ये सारे होते हैं, और हमें बड़ी शर्म आती है। और साथ ही मुझे चूँकि सबूतों के साथ उन्होंने कुछ चीज़ें भेजी हैं और मैं बताना बिल्कुल अपना ज़िम्मेदारी समझता हूँ। उन्होंने कहा है कि वही ख़वातीन सिर्फ भीख नहीं मांगती बल्कि वही ख़वातीन गंदा धंधा भी करती हैं, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि यहाँ तो वहाँ फिर उनको डिपोर्ट तो किया जाएगा ना भाई, वहाँ पर उनको डिपोर्ट तो, और वहाँ पर उनके दाखिले तो बंद होंगे ना, वहाँ पर उनके दाखिले। तो सऊदी अरब तो दोस्त मुल्क है, बरादर मुल्क है कि जिन्होंने को हया किया, जिन्होंने को इस तरीके से वो किया कि अच्छा चलें यार, को रिक्वेस्ट की जाके हमारे दोस्त हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब चले जाते हैं, वो मिन्नत समाजत कराते हैं, इसाक डार साहब चले जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब चले जाते हैं, अरबी शरबी बोल आते हैं, वहाँ पे गप शप लगा आते हैं और मिन्नत समाजत करते हैं, तो वो कुछ रुक जाते हैं। अदरवाइज़ तो फिर वही वाली बात है कि यहाँ पर जब आप दूसरों से ये एक्सपेक्ट करना कि वो हमारा लिहाज करेंगे, हम खुद अपना लिहाज न कर लें, पहले कोई शर्म हम खुद न कर लें कि यहाँ से चोर चक्के भी निकल रहे हैं, दहशतगर्द भी एयरपोर्टों से निकल रहे हैं, भिखारी भी निकल रहे हैं, इंसानी स्मगलर भी निकल रहे हैं, तो आगे बंद करें तो फिर हम उनको गालियाँ दें कि फिर उस इस तरीके से। एक वो दहशतगर्द जिसने उनके 13 बंदों को मारा था, 47 को ज़ख्मी किया था, ट्रंप ने कैसे जिक्र किया है यहाँ कांग्रेस के खिताब करते हुए, इजलास से खिताब करते हुए, उनको नहीं भूलते अपने बंदे, उनको ये हम हैं कि हम जिस तरीके, वो कहते हैं हमारे फ़ौजियों पे अटैक किया उसने, भाई फ़ौजियों पे अटैक किया, 170 यानी 250 लोग तो अफ़गानी भी शहीद हो गए थे बेचारे, वो भी जहाँ बहक हो गए, उसका तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया।
ان کو اپنے وہ 13 یاد تھے اور 47 زخمی یاد تھے، لیکن باقیوں کو تو ذکر ہی کوئی نہیں کیا. اور وہ پھر اس طریقے سے، اور ہمارے جی ایچ کیو پر، کور کمانڈر ہاؤس پر، شہداء کی یادگاروں پر جو ٹھڈے مارتا رہے، جو کوئی جلاتا رہے، جو کوئی توڑتا رہے، ہمارے ہاں جو ہے نا کبھی کوئی رافیہ نکل آتی ہے، کبھی کوئی ثاقب ناصور نکل آتا ہے، کبھی کوئی نکل آتا ہے، وہ ان کو خبر ہی کوئی نہیں ہوتی، ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں لگتی کہ یار انہوں نے بھی ایسا کیا ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہے، ہم اپنا اس طریقے سے، وہ دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے اپنا بندہ دہشت گرد افغانستان سے منگوا لیا پاکستان کے ذریعے وہ کر کے. لیکن ہم ہیں کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کی نئی لہر آ گئی ہے، اور یہ نئی لہر ڈیفینیٹلی اکانومی کو خامخواہ بھی افیکٹ کرے گی. بہت سارے مطلب ہمارے فوجی جوان روزانہ شہید ہو. اب یہ کل پرسوں کی بات ہے، بنو میں دھماکہ ہوا، بنو کینٹ میں، تمام کے تمام چینلز نے لگایا دھماکہ ناکام ہو گیا ہے، یہ دہشت گردی کی کارروائی ناکام ہو گئی. اس میں ناکام کیسی ہو، وہ 16 تو جتنے تھے واصل جہنم ہو گئے، لیکن ہمارے 5 جوان چلے گئے، سویلین 12 چلے گئے، 12-13، تو 17-18 لوگ ہمارے چلے گئے. اور اب یہ دھماکہ ہمارا میڈیا بتا رہا ہے یہ تو ناکام دھماکہ تھا. بھائی کینٹ بچ گیا، نو ڈاؤٹ، الحمدللہ، لیکن یہ مطلب ہمارا گراف یہ رہ گیا ہے کہ 18 بندے چلے جائیں تو یہ ناکام دھماکہ ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بہت سارے نئی لہر، جو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایران سے LPG لے کے ٹرک آ رہے ہیں، اب ان ٹرکوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو جلایا جا رہا ہے. پاڑا چنار کے راستے پھر بند ہیں، ادھر پھر 5واں-6واں روز ہے، دھرنا جاری ہے. اور ساتھ ہی جناب ان کے سکولز بند ہیں، پتہ نہیں 1 سال سے ان کے بچے سکول ہی نہیں جا رہے. یہ ہماری سیکیورٹی کی صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے ہماری سیکیورٹی کی. اور عرشہ شریف کیس کھل رہا ہے بھائی. عرشہ شریف کیس کل جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ. محترم اسماعیل صاحب نے اپنے والدین عبدالرحمن صاحب اور محترمہ زہرا بی کی صحت و سلامتی اور اپنے مرحوم ماموں حسن صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو ایک واٹر پروجیکٹ عطیہ کیا. زی این نیوز کے احباب کے تعاون سے بیاب علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی جاری ہے. السلام علیکم ناظرین کرام، بیاب علاقوں میں بسنے والے خلق خدا ندی نالوں اور جوڑوں کا گندا، گدلا اور مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں، لیکن ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی زی این نیوز کے محترم احباب کے خصوصی تعاون سے ان متاثرہ علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کر رہی ہے. آج بھی ایک ایسے ہی سیلاب سے متاثرہ علاقہ کی مسجد میں ایک واٹر پروجیکٹ کی تنصیب ہوئی، جو کہ محترم اسماعیل صاحب نے اپنے والد محترم عبدالرحمن والد قربان اور اپنی والدہ محترمہ زہرا بی کی صحت و سلامتی اور اپنے مرحوم ماموں حسن والد قربان کے ایصال ثواب کی نیت سے عطیہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، عبدالرحمن صاحب اور محترمہ زہرا بی کو خالق کائنات شفائے کاملہ عطا فرمائیں، اور ان بزرگوں کا سایہ اسماعیل صاحب پر اور ان کی فیملی پر قائم و دائم فرمائیں، اور مرحوم حسن صاحب کی خالق کائنات ماہ مبارک کے صدقے مغفرت اور بخشش فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. آپ صاف پانی کی فراہمی کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور دیگر عطیات کے ذریعے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہر ممکن تعاون فرمائیں تاکہ خلق خدا تک صاف پانی کی فراہمی ہو سکے. اللہ تعالیٰ عبدالرحمن کو لمبی زندگی صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ زہرا بی کو خوشیاں دے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. عبدالرحمن اور زہرا بی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہماری مسجد میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے. حسن والد قربان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام کرے. اللہ تعالیٰ محمد اسمیل کو بہت رزق دے. محمد اسمیل کے گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے. تمام والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نیک لائق اور فرما بردار ہو. ہر وقت ان کی ترقی و کامیابی اور کمرانی کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. ان دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروردگار عالم ان والدین کو دنیا میں ہی اس کا اجر دکھا دیتا ہے. تو آج ایک ایسی ہی نیک اولاد محمد اسماعیل نے اپنے والدین عبدالرحمن والد قربان اور زہرا بی زوجہ عبدالرحمن کی صحت و سلامتی کے لیے 2022 کے سیلاب سے متاثرہ ایک ایسے علاقے کی مسجد میں واٹر پروجیکٹ عطیہ کیا ہے جہاں پر اہل علاقہ ابھی تک سیلاب کی تباہی سے سنبھل نہیں پائے.
दुआ गो हैं कि मोहम्मद इस्माइल जैसी औलाद सबको अता कर। या अल्लाह अब्दुर्रहमान वल्द कुर्बान और ज़हरा बी ज़ौजा अब्दुर्रहमान को सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी और उम्र अता फरमा। या अल्लाह उनका साया मोहम्मद इस्माइल के सर पर कायम दायम रख। या अल्लाह मोहम्मद इस्माइल के रिज़्क़ जान और माल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हसन वल्द कुर्बान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा और उसकी कब्र अनवर को अपने नूर नाल मुनव्वर फरमा। मोहम्मद इस्माइल ने जो हमारे मस्जिद में मोटर पंप दिया है और ये टूटियाँ लगाई हैं और वाटर टैंक दिया हैं, अल्लाह पाक इनको जो है लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इनके वालिदैन का साया इनके सरों पर अल्लाह ताला कायम दायम फरमाए। ज़फ़र नकवी साहब ने जो हमारे साथ तावन किया है, आसपास लोगों को भी बहुत इन्होंने तावन किया है, ये वाटर पंप और मोटरें लगाई हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, क्योंकि ये गरीब लोगों के साथ मस्जिदों में जो है ना बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ भी तावन किया है और अवाम के साथ भी ये तावन कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। हमारे अलावा आसपास के लोग भी पानी से मुस्तफ़ीद होंगे और इस्तेमाल करेंगे। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से तमाम मोहतरम नाज़रीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान की आमद एक ऐसी सआदत है जिसका हर मुसलमान शिद्दत से इंतज़ार करता है। ये महीना सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने रिज़्क़ हलाल से गुरबा और मसाकीन के लिए कुर्बानी देने का नाम है। रमज़ान सिर्फ इनफरादी इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि यह हमें एक बेहतरीन इस्लामी निज़ाम से मुंसलिक करता है, जिसमें एक मालदार इंसान अपने माल से दूसरों की मदद करता है और यही मदद उसको रोज़ माशर लामहदूद अजर व सवाब से नवाजेगी। सनन इब्न माजा में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार कराया उसे रोज़ेदार के बराबर का सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दर्द दिल रखने वाले अहबाब के खुसूसी ताउन से रमज़ानुल मुबारक में बेसहारा, मुफलिस और नादार, दिहाड़ीदार, मज़दूर, माजूर और मरीज़ों के लिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का अफ्तार डिनर प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। नाज़रीन, ये अफ्तार डिनर दस्तरखान ऐसे अफराद के लिए लगाए जाते हैं जिन्हें साल भर खाने के लिए कोई बेहतरीन ग़िज़ा मुयस्सर नहीं होती। जो लोग फाकों में ज़िंदगी बसर करते हैं, एक टाइम का खाना खाकर बच्चों के लिए दूसरे वक्त के खाने के लिए परेशान रहते हैं, जो रूखी सूखी खाकर ज़िंदगी बसर करते हैं, ऐसी अवाम उन्नास को अफ्तार डिनर अतिया करके और इन लोगों के साथ कुछ वक्त गुजार के दिल को सुकून मिलता है। अब आप अपनी ज़कात, सदक़ात, खैरात और दीगर अतियात के ज़रिए ऐसी मजबूर खल्क़ खुदा के दुख बांटने में ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ तावन फरमाएँ। शुक्र है असांखे रमज़ान में असांखे खैरात करायो आहे, रोज़ा खुल रहा अथनि। ॿी ॻाल्हि आहे घणी जे असां पाण ग़रीब माण्हू मज़दूरी कयूं था, सॼो ॾींहुं पैसा कढूं, असांजी पूरी नथी पई। हाणे हिननि जो शुक्र आहे कि असांखे वरी बि को अला हिनखे तरस ॾिए, वरी असांखे का शइ ॾियनि था, सिर्फ़ु को कुझु खाऊं। ग़रीब माण्हू छा केॾे वञूं, अलाह उन्हनि खे बरकत में बरकत करे छॾींदा। रोज़ो अफ़्तारी कराए ज़फ़र नकवी आहे, ग़रीबनि खे हिते रोज़ो अफ़्तारी कराए अलाह इनखे घणो ॾिए ऐं असांजी दुआ है कि अल्लाह अञा घणो ॾिए। ये इलाका देख लो, आपको वीडियो में आया होगा, बहुत हम नहायत गरीब लोग हैं यहाँ, बहुत गरीब लोगों के लिए इफ्तार प्रोग्राम किया। हम ज़फ़र नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इसने रोज़ा भी इफ्तार करवाया और सब राशन भी दिया। हम बहुत खुश हैं, अल्लाह उसे बहुत ज़्यादा दे, गरीबों को वो देता है, बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी उसकी। तो ज़फ़र नकवी के साथ इमदाद करते हैं, उनको अल्लाह बहुत दे और बहुत उनकी भी शुक्रिया, मेहरबानी। उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम मर्दों को और औरतों को, बच्चों को रोज़े रफ्तारी करवाई है। इन लोगों को बहुत बहुत मेहरबानी और शुक्रिया।